he is influenced by the saint Echinus. We can regard a thing as beautiful if its perception pleases. अगर किसी खूबसूरत चीज को समझने में हमें मजा आता है तो फिर वो खूबसूरत है। पहली बात बेशक इन्फ्लुएंस उससे है, लेकिन कंसेप्ट इसका है। अब एस्थेटिक थ्योरी का जर्मिनेशन यहाँ से शुरू होती है। If there is no joy in the perception of a beautiful, in the perception of a thing, it means that that is not beautiful. The good is that towards which the appetite inclines. This just अब गुड अच्छी चीज वो है जिसकी तरफ हमारी भूख में इजाफा होता जाए, जिसकी तरफ हम उसे देखें। वो कहते हैं ना, ब्यूटी इज लाइक अ सी वाटर, द मोर वी ड्रिंक द थर्स्टिएस्ट विल बिकम। समंदर के पानी की तरह जितना हम पीते जाते हैं उतने प्यासे होते जाते हैं। नहीं, उसे अभी नहीं छेड़ते, उसे अभी दिन में न लेकर, या उसमें आखिर में डिस्कस कर लें इन चीज़ों को। इस लाइन में जरा इसको देख लें एक एंगल। तो एपिटाइट का होना जरूरी है, भूख का उस ब्यूटी की तरफ होना जरूरी है हमारा। जस्ट अब इस बात से जुड़ी हुई दो बातें और है। किस बात से जुड़ी हुई? अच्छा आप बताएं। नहीं जी, गलत हो गया, आप बताएं। गलत हो गया, आप बताएं। चुप, इतनी फेवर में है ना, कहते हैं और लड़कियां ना कहें गलत। तो दिमाग जगह पर रखे बेटा, मैं जो कह रहा हूँ उसको सोचो। मैंने कहा ब्यूटी ये गुड थिंग जो है उसके अंदर हमारी एपिटाइट बाकी रहेगी, जितना उसके करीब हो जाएंगे उतनी प्यास बढ़ती जाएगी। ये ब्यूटी की एक परसेप्शन ऑफ ब्यूटी में प्लेयर होनी चाहिए। तो प्लेयर अगर होगी यानी कि परसेप्शन होगी तो प्लेयर होगी, अगर प्लेयर होगी तो फिर एपिटाइट में इजाफा होगा। ये कनेक्टेड नहीं है दो चीजें, ये अलग अलग रखें आप। दूसरे चीज को देखते हैं, जितना समझते जाते हैं योर इसकी आंखों कलर देखिए यार, अंदर कितने कलर है यार इसकी आंखों के अंदर। परसेप्शन में जाते जाते हैं प्लेयर उसमें आती रहती है। आपने चेहरे को देखा था, आंखों में चले गए, आंखों के अंदर उसे कलर देखना शुरू हो गए। ठीक। और गुड थिंग जो होती है उसके लिए हमारी एपिटाइट होती है। ये वैसे ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब मेरा नहीं ख्याल, मैं इस बात से अगली बात तो मुझे पता नहीं ये क्या कहने वाला है, लेकिन मुझे एक बात का ये है, खौफ है कि ऐसी तो दुनिया में शायद ही कोई चीज़ हो जिसके लिए हमारी एपिटाइट बढ़ती रहे या एपिटाइट मौजूद रहे। खत्म हो जाती है सर थोड़ी देर के बाद एक चीज़ बस ब्यूटी के सेंस में। अच्छा, दो चीजें सजेस्ट करती है। जस्ट that creation of the beautiful is the only concern of a creative artist. एपिटाइट का इंक्लाइन रहना, माइल रहना, उसमें भूख का बाकी रहना, ये डिपेंड करता है एक तो ये बात कि वो जो क्रिएशन है यही वो क्रिएटर का कमाल होगा। क्रिएटर उसको पैदा इस तरह करेगा कि उसके अंदर भूख रहेगी। उस्ताद मंगू वाली स्टोरी याद है? साद हसन मंटू की न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कहानी शुरू हुई, एंजॉय किया, मिड आया, एंजॉय किया, एंड पर पहुंचे, उस्ताद मंगू जेल में हो गया, एक बंदे को मार भी पड़ गई, पता भी चल गया, मॉरल भी आ गया, क्लियर होगी बात। इट्स अ पीस ऑफ क्रिएशन, ये पीस ऑफ क्रिएशन है। ओके जी। दूसरी स्टोरी लेते हैं, अरैबी ले लें। अरैबी ले लें, कैरेक्टर किया, एंजॉय किया कैरेक्टर के साथ, आपने हर चीज़ को देखा, एंजॉय करते 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 आगे बढ़े, एंड पर पहुंच गया, अरैबी बाजार में पहुंच गया।
अरबी बाजार में किस मकसद के लिए आया था? उस he has to purchase something for his beloved. He is full of enthusiasm. At the same time he is dismayed. राइटर ने उसको फाइनल टच नहीं दिए, उसको बताया नहीं कि उसने बिलवर्ड को क्या जाके जवाब दिया, उसने बिलवर्ड के लिए मार्केट से क्या खरीदा नहीं खरीदा, उसकी आगे की जिंदगी कैसी थी, क्या वो उसको ले पाया, उसको उसने पाया है लड़की को, लड़की के साथ उसका जो बात शुरू हुई थी वो कहाँ गई? दिस इज एन एपिटाइट बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द ब्यूटीफुल क्रिएशन। ये क्रिएशन के दरमियान में एक एपिटाइट का पॉइंट है। तो उससे सादा लफ्जों में कहूं, एंड वेक कर दो, एंड करो ही नहीं। राइटर कहे, रीडर कहे आगे क्या हुआ था, आगे क्या हुआ होगा, एपिटाइट बुक रखो। पेंटिंग बनाओ, एक कैरेक्टर बनाओ, औरत बनाई, नीचे से औरत है, प्लेट के ऊपर से आई है, ईंटें शुरू हो गई हैं, ईंटें शुरू हो गई हैं, ईंटें एंड पर गई है, तो एक उसका मुंह जो है बॉक्स की तरह बन गया है और उसका मुंह टेढ़ा हो गया, लंबा हो गया, आंख उसकी इस तरह हो गई है। आर्टिस्ट है, नो दिस एपिटाइट इन इट। एपिटाइट से क्रिएटिविटी भी होगी और एप्रीहेंशन का एक सिलसिला जारी रहेगा, पलायर जारी रहेगी। समझना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। यानी कि वो का पॉइंट ये है स्टीफन का कि क्रिएटर के हाथ में होता है कि वो चीज़ को जैसे कि क्रिएट ही वो ऐसे करे कि अगले बंदे को खुद एपिटाइट होना शुरू हो जाए उस चीज़ के लिए। तो क्रिएट ही करेगा ना, फिर ऑब्जेक्टिव ही बनेगा, ये ऐसे हो सकता था, ऐसे हो सकता था। इन्हें देखें, मैं बात को दोबारा वाज़ेह करता हूँ, मैं आपकी बात से कंट्रास्ट नहीं कर रहा, ना ही आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये जो एंगल, ये तो दो एंगल बता रहा है, इसको तो देख लेंगे ये क्या कह रहा है। एक उसने कहा है कि ब्यूटीफुल चीज़ वो होगी जिसकी एप्रीहेंशन में प्लेयर होगी। अगर उसकी एप्रीहेंशन में प्लेयर नहीं है तो वो आपका हो सकता है कोई ख़ास जज्बा हो, कोई ख़ास लगाव हो उसके साथ और उसकी वजह से आप उसे पसंद कर रहे हो, क्योंकि अक्ल के तो अमल दखल नहीं है ना, आपके जज्बे का अमल दखल है कि जी आपको सपोज लिली फ्लावर जो लिली है आपको पसंद है, लिली कहीं भी उगी हुई हो, किसी जगह पर हो, तो आप तो कहेंगे लिली से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। आप बिहोल्डर हैं, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर देन, एंड दिस इज अ रॉन्ग थ्योरी। उस जगह यहाँ नहीं है, ब्यूटी इटसेल्फ ब्यूटी है। और ब्यूटी की क्या डेफिनेशन है? ब्यूटी की डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर इसकी कॉम्प्रिहेंशन में प्लेयर हो। ये एयर कूलर रखा, सॉरी ये कूलर रखा हुआ है वाटर वाला, तो मैं जब इसको देखता हूँ तो अगर मैं मिसाल के तौर पर देख रहा हूँ तो इसकी जो लाइंस है, मैं उसके लाइंस को देखूंगा, इसकी बनावट कैसे है, इसमें कैसी ब्यूटी है, इसके दरमियान में एक मोटी सी जो पट्टी बनाई है उसकी ब्यूटी कैसी है और कैसे, ये मेरी अब एप्रीहेंशन है। और एप्रीहेंशन के अंदर अगर वो मुझे खुशी फील हो रही है, वैसे तो इस कूलर को देखकर कोई खुशी फील नहीं होती। हाँ, आप इसके लिए थ्योरी पूरी गलत ना कर बैठना ना। अगर इसके अंदर पानी है तो उसको देखने से तो खुशी महसूस होती है कि आपकी प्यास बुझ जाता है। नहीं, डेफिनेटली, लेकिन हाँ जी, लेकिन तमाम लोगों को हर चीज़ में, मेरा नहीं ख्याल, खूबसूरत चीज़ों के अंदर ही एप्रीहेंशन को अंदर प्लेयर होती है, सिर्फ ब्यूटीफुल चीज़ों की। अब देखो ना, मैं पहले कह रहा हूँ ये इस कूलर रखा हुआ है, इसको देखकर कितनी का एप्रीहेंशन कर देंगे, और मेरे ख्याल में इसकी एप्रीहेंशन जितनी भी करते जाए इसमें से कभी प्लेयर आपको नहीं मिलनी। मुझे याद आ रहा है, मुझे वो स्टूडेंट मेरा नदीम बैठा हुआ था, वो लंबा सारा, तो मैंने कहा वो मेरी पार्ट सेकंड की बुक्स जो है उधर वो रखी होती थी विंडो के साथ, बारिश आती तो मुझे खतरा रहता कि बारिश उनके अंदर पड़ जाती थी और पड़ भी जाती थी, तो उनकी रखने की कोई जगह नहीं थी। मैंने शकील बाबा को बुलाया, मैंने कहा बाबा आ जाओ, मुझे ना यहाँ पर अंदर एक तख्ता सा एडजस्ट कर दो और कील लगा के ड्रिल के साथ, मैं उसके ऊपर रखता हूँ बुक्स। वो दो लोग आ गए, उन्होंने बड़ी मेहनत की और जो उन्होंने मुझे कहा सर आप बैठ जाए, आपने यहाँ लगाना ना, आप उस लगा कर देते। उन्होंने बड़ी वो लगा के उधर कीले शीले लगा के एंगलन लगा के ऊपर दो फट्टे रखे उन्होंने बेहतरीन। उन्होंने कहा सर बुक्स कहाँ हैं? बुक्स उठाई, बुक्स रखी, हम अंदर सफाई उन्होंने की, फिट कर दिया।
और मैं हर 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद अंदर जाऊं, झांक कर देखूं, वो चले गए। और मैं खुश होता कि यार फट्टे को मेरी बुक सारी कैसे एडजस्ट हो गई है, और जगह भी खुली, इसमें और भी मैं बुक्स रख सकता हूँ, और भी लेके रख सकता हूँ। मैं बार बार देख के, और शाम को मैं बता रहा था बच्चों को, एक स्पीच कर रहा था कि देखो तुम्हें पढ़ना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए और किताबें पढ़नी चाहिए, ये सारा कुछ बता रहा था बड़ा जज्बात, क्योंकि मैंने कहा मेरी बुक्स, मुझे अपनी बुक्स से इतनी मोहब्बत है। वो आज मुझे एक उन्होंने से तख्ते एडजस्ट कर दिए हैं फट्टे, तो फट्टे एडजस्ट करके मेरी बुक्स उसके मैं 15-20 दफ़ा अंदर जाके मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। तो नदीम कहते हैं सर देख लो फिर, हालांकि मेरे घर बड़े फट्टे पहने, मैंने कभी खुशी महसूस नहीं हुई। तुम फट्टा वे के बड़े खुश होते हो सारा दिन, फट्टा वे के खुश होते रहे हो, हालांकि मेरे घर बहुत सारे फट्टे पहने, मैं कभी खुश नहीं होया फट्टे वेख के। तो ये कूलर देख कर खुशी महसूस नहीं होगी, हाँ किसी आप पत्ते के अंदर मौजूद वो सर वेद जो है, रगे जो है वो देखकर, किसी खूबसूरत फूलों वाले दरख्त को देखकर शायद आपको खुशी महसूस हो, क्योंकि जितना आप उसे देखते जाएंगे आप उसे वो यार देखना ही से, यार ऊपर से ब्लैकिश फूलों का रंग है, नीचे से ब्राउनिश हो जाता है और नीचे वाइट हो जाता है, और फिर ब्रांच के ऊपर कोई पत्ता नहीं है, सारे के सारे फूल लगे हुए हैं। अगर ऐसा दरख्त देखना है तो गुलशन इकबाल पार्क में जाकर देखिए, वो आप शहर के साथ लगा हुआ है, मैं अक्सर उसे देखता हूँ। तो आप उसे गौर से देखते हैं। ब्यूटी, जब मुझे एक बात बताएं, ब्यूटीफुल जब ऑब्जेक्ट होता है, कोई पेंटिंग होती है, कोई वाज होता है, एनीथिंग, कोई रोज होता है, जब कोई होता है तो आप उसे देखने ठहर क्यों जाते हैं? फिर जब आप उसे ठहर कर देखने लग जाते हैं, चाहे वो क्लाउड क्यों नहीं है, स्टार क्यों नहीं है, मून क्यों नहीं है, एक्चुअली देन यू आर मेकिंग, यू आर गेटिंग, यू आर गैदरिंग एप्रीहेंशन, आप उसके साथ एप्रीहेंशन बना रहे हैं। तो इस एप्रीहेंशन में आप प्लेयर गेन करते जाते हैं, प्लेयर गेन करते जाते हैं और उसे देखते जाते हैं। चांद को देखकर, चांद के लिए वैसे देखा जाए तो बड़ा ऐप किस्म का है, एट द सेम टाइम मिस्ट्री है, एट द सेम टाइम फार है, एट द सेम टाइम ब्यूटीफुल है, एट द सेम टाइम आपकी एप्रीहेंशन के अंदर प्लेयर होती है, एट द सेम टाइम देयर इज एपिटाइट। अगला पॉइंट, द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोडक्टिव आर्टिस्ट इज ओनली इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड। अच्छा, गुड का मतलब, गुड का मतलब चीज भी होता है वैसे। द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोडक्टिव आर्टिस्ट इज ओनली, ऊपर वाली लाइन से ना मैंने डिफरेंशिएट करके बता दिया है कि एक तो होता है प्रोडक्टिव आर्टिस्ट और एक होता है क्रिएटिव आर्टिस्ट। इस चीज को डिफरेंशिएट, यानी जो प्रोडक्टिव आर्टिस्ट होगा वो सिर्फ प्रोड्यूस करेगा और जो क्रिएटिव होगा वो परसेप्शन रखेगा। द क्रिएशन ऑफ द ब्यूटीफुल इज द ओनली कंसर्न ऑफ द क्रिएटिव आर्ट। अच्छा ठीक है जी, ये 2 पॉइंट रखे हैं उसने कहा। एक क्रिएटिव आर्टिस्ट है जो कि चीज़ों के अंदर एपिटाइट रखता है ताकि एप्रीहेंशन में प्लेयर भी हो और साथ साथ इंसान को उसके अंदर तजस्सुस महसूस होता रहे। ये क्रिएटिव राइटर है, ये क्रिएटिव आर्टिस्ट है। दूसरा एक है प्रोडक्टिव आर्टिस्ट, वो सिंपल आर्टिस्ट होता है, वो उसका ताल्लुक होता है चीज़ें बन जाए। अच्छा सर, ये ऐसी बात है कि जैसे कोई आर्टिस्ट है जो यानी पेंटिंग करता है और वो भी ऐसी पेंटिंग बना दे जो हमें आसानी से समझ आ जाए, तो हम कहेंगे बस इसने कोई चीज़ को प्रोड्यूस किया। और अगर वो कुछ इस तरह से चीज़ बनाए कि हम उसको देख के समझने की कोशिश करें, परसेप्शन लाने की कोशिश करें, या उसमें हमें खुशी भी महसूस हो, मिस्ट्री भी इसके अंदर हो, फिर वो हम कहेंगे कि ये क्रिएटिव आर्ट है। बिल्कुल सही है। वाज बनाया है, फूलदान बनाया है, बहुत खूबसूरत सा बना दिया है, प्रोडक्टिव आर्टिस्ट है। वार बनाया है, ऊपर फिर एक लवर और बिलवेड और दोनों को ऐसे मूड में ठहरा है जहाँ पर वो दोनों एंथुसिज्म में है, मेल फॉरवर्ड में है, मूड में है, और फीमेल जो है एस्केप में है। ग्रेशन आर्म की बात कर रहा हूँ, दैट इज क्रिएटिव आर्टिस्ट। उसने उसके अंदर एपिटाइट रखी हुई है, उसके अंदर उसने ब्यूटी रखी हुई है, उसके अंदर उसने एप्रीहेंशन रखी हुई है। खूबसूरत पहले वाला वाज भी था, ठीक है। ये क्रिएटिव और प्रोडक्टिव का हो गया। The other aspects of Stephen's doctrine are derived from the Greek thought. Stasis must be produced through art. It must satisfy the aesthetic sense of the observer.
स्टेटस मीन्स बैलेंस और नोट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेटस का मतलब एक मकाम पर आकर ठहर जाना, बैलेंस, लेकिन स्टेटस का ऐसा मकाम होता है तो वो ठहराव नहीं होता। हैं? ठहराव नहीं होता। जी, तराजू की डंडी है, तराजू की डंडी है, सेंटर में आके ठहर गई है, दैट स्टेटस। चेयर ये रखी हुई, ये स्टेटस में नहीं है। क्या कहते हैं, वो डंडी जो है, कैम तराजू डंडी मानत ज्यादा आपी मेरी, सोना चांदी सब नीच तुले, ऊंची शान है तेरी। कहीं पढ़ा था? हाँ, तो वो जो सेंटर है ना डंडी का, दैट स्टेटस। इसमें भी हमने पढ़ा एरियल स्टेटस इन डार्कनेस। हाँ, अब हालांकि एरियल का हमें अंदाजा है कि एरियल बहुत तेजी के साथ जा रहा है, लेकिन वो इंतहाई स्पीड और इंतहाई स्लो के दरमियान में एक ऐसा तवाज़ुन पैदा हो गया है कि हम कह रहे हैं कि स्टेटस में आ गया है। सेम इज द केस, वो कहते हैं स्टेटस पैदा करे, इक्विलिब्रियम होना चाहिए आर्ट के अंदर। अब इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि इंतहाई मुबहम ना समझ आने वाली पेचीदगी और इंतहाई आसानी के दरमियान में हो। ये मैंने एक नुकता लिया। आपको घुसना आसान लगे लेकिन एंड तक पहुंचना बड़ा दकीक हो, रगों में बट जाए, आप रास्ते ढूंढते फिरें कि अभी एंड कहाँ है इसका, उसके दरमियान में या के आर्ट हो गई। मार्जिनिलिया, दैट इज द ट्रू प्लेस ऑफ आर्ट ऑफ क्रिएशन। आप चीजें क्रिएट करते और मार्जिनिलिया पर ठहरा दें, चीजें क्रिएट करें, इंतहाई पेचीदगी और इंतहाई आसानी के दरमियान में ठहरा दें, इसलिए आने वाले को आसानी, देखने वाले को आसानी, अट्रैक्ट हो जाए। दूर से 5 कलर का आपने लाइन लगाई है, दूर से देखो यार ये स्प्लैश तो बड़ा प्यारा है, दूर से वो स्प्लैश को देखने के लिए आए, अंदर है स्प्लैश के अंदर और कलर हैं, वेन्स हैं, आर्ट है। स्प्लैश के हर एक अंदर जो कलर लाइन है, उस लाइन के अंदर जो है, उस लाइन के अंदर एक औरत की तस्वीर है। वो दूर से वहां से करीब आया क्या करने के लिए? स्प्लैश देखने के लिए। और ये स्प्लैश जब आगे देखने आया तो आगे उसे और कलर नजर आया और वो मजीद सोचने पर मजबूर हो गया कि वैमन को इस हालत में लहराते हुए यहाँ ठहराने का क्या मकसद है, क्या हो सकता है। और आपके समझते हैं कि जो उसका क्रिएटर है उसको 100% मालूम है उसने ऐसा क्यों किया है? नो, हाँ, उसने इंतहाई कम्प्लेक्सिटी, इंतहाई सादगी के दरमियान में उसने उसको रखा है। मे बी वो उसकी पीक को खुद भी नहीं जानता, बट देयर इज समथिंग। आर्टिस्ट का कमाल तो यही है ना कि वो ऐसी जगह पर क्रिएट कर दे इस चीज़ को। मैं आपके इसी जो एक्यूट नावल है इस बुक पर एक तस्वीर लगवाने लगा था। उस तस्वीर में एक औरत थी, उसका चेहरा यूं लगा हुआ था, गर्दन के ऊपर यूं चेहरा था उसका, ठीक है। वो देख कर पहले पहले को झटका लगता था और अट्रैक्टिव लगती थी, लेकिन जब मैंने उसको बैठ के देखा मेरे सर में दर्द होने लग गया। मैं उसको 5 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देख सका। वो बना रहा था, उसे मैंने कहा, नाम मुझे भूल गया, तो मैंने कहा इसे ना कर, दूसरी तस्वीर। कहते क्यों? ये बहुत बड़े आर्टिस्ट की है। मैंने कहा है तस्वीर, लेकिन मुझे इसे देख के सर में दर्द हो रहा है। बच्चे सैकी, वो कुछ मेरे लिए तो बड़ा कमाल हो जाएगा, मैं सब उठा था, कमाल तस्वीर लगा दी है, लेकिन बच्चों की सैकी इस पर एरर आ जाएंगे, मेरी सैकी में एरर आएंगे, ठीक है। तो वो क्या थी? एक्चुअली सडन इट कैप्चर्ड मी, सडन उसने मुझे कैप्चर किया और सडन उसने मुझे आगे पेचीदगी में धकेल दिया। ये उस तस्वीर का ड्रॉबैक था, एंड ही डिडंट वांट दिस। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट की थी, लेकिन उस आर्टिस्ट का जेम्स जॉयस के तनाजुर में क्या है, इक्विलिब्रियम पर नहीं थी। सडनली अट्रैक्ट करती थी कि वो यार ये लड़की ने इस तरफ चेहरा किया, वो ये क्या है। आप करीब होते हैं और वो इतनी पेचीदगी में एकदम आपको धकेल लेती है 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर कि आप वहां पर आपके सर में दर्द हो जाता है। तो फिर ये क्या हुआ? इट्स मीन देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन इट। सडन आसान है
और सडन आसानी के साथ ही आपको सडन पेचीदगी में डाल दिया, और वो कहता है कि इक्विलिब्रियम, बैलेंस होना चाहिए। क्या कहते हैं ना, जैसे ऐसी कंटिन्यू होंगी तो एरर्स तो बेशक आएंगे, लेकिन उससे तो ग्रोथ होगी माइंड की। हाँ हो सकता है दिस पेंटिंग वॉज नॉट फॉर द कॉमन रीडर, दैट इज फॉर द आर्टिस्ट। अगर वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट था तो ही वुड बी द आर्टिस्ट ऑफ आर्टिस्ट, ये तो ठीक है दुआ। लेकिन एक बात ये भी तय है कि दुनिया के अंदर ये मूड तब्दील भी हुआ है कि जो चीज़ लिखी जाए वो एक कॉमन आदमी को भी समझ आनी चाहिए और एक आलिम फाजिल को भी समझ आनी चाहिए, तो फिर वो कमाल है। इसीलिए हमारी आने वाली जो इंग्लिश है वो आसान होगी है, पहली बात तो ये हुई है। और दूसरी बात ये देखें, अब दौर जो है, पीरियड जो है वो यूट्यूब का है, पीरियड जो है वीडियो का और ऑडियो का है। हम लोग ये रिटर्न काम कर रहे हैं ना, कितना वर्क कर रहे हैं। Within days you will observe it in your life. At the end of life, there will be no written work. Everything will be oral and video. हर चीज ओरल और वीडियो होगी। आप YouTube पर जाएं, आप लिखें हाउ इंजन वर्क्स, ट्रक का इंजन कैसे काम करता है। मैं आपसे दावे से कहता हूं, जाएं आप जाके घर ऑब्जर्व करें, आप तजर्बा करें। विद इन हाफ आवर you will tell me, you can tell me to anybody that how engine works. इंजन में क्या क्या गैसें कैसे बढ़ती है और कैसे काम करता है, आप बताएंगे विद इन हाफ आवर। और ये चीज़ आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, या आज भी हमारे देहातों में एक बच्चा बचपन से लेकर जवान हो जाता है, कार का मैकेनिक होता है, ये पता नहीं होता कि अंदर पिस्टन काम कैसे करता है, क्योंकि असल स्पिरिट क्या है उसकी, वो क्यों ऐसे करता है काम। वो कहने बाद ये तो ले आंदा जी मैंने इतना पता है, ये खराब हो जाता है बाहर करके नवा पा देते हैं। आज अब सीख जाते हैं, क्यों? इट्स मीन दैट थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड द सिंपलिसिटी, एंड सिंपलिसिटी, वेरी सिंपलिसिटी टू कम्प्लेक्सिटी। यानी कि आज हमें अपने बच्चों को या दुनिया को तालीम जो देनी है वो सिंपलिसिटी और कम्प्लेक्सिटी से, सिंपलिसिटी से शुरू करना, कम्प्लेक्सिटी जिसकी जितनी अप्रोच है उसके मुताबिक उसे अंडरस्टैंड करेगा, और जहाँ जाना का रुकना है उसका वहीं पर इक्विलिब्रियम है। आगे चले जी। आर्ट मस्ट नॉट बी किनेटिक, आर्ट जो है किनेटिक नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स इट शुड नॉट एक्साइट एन इमोशन लाइक डिज़ायर और लूसिंग। किनेटिक वही इमोशंस, जेस्चर्स, मैकेनिकल जेस्चर्स, यानी कि ऐसे नहीं कि आर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे को सिर्फ अपने पास डिज़ायर करे या उसके अंदर डिज़ायर पैदा हो जाएगी उसको हासिल करने की, लेकिन लस्ट वाले पैशंस नहीं उठाने चाहिए उसके। हाँ, किनेटिक का मतलब तो ये नहीं है, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई बात उसने कि इमोशंस लाइक डिजायर आर लूसिंग, कि लस्ट नहीं होनी चाहिए। इट इज अ फंक्शन ऑफ द यूजफुल आर्ट टू प्रोड्यूस सच इमोशंस। ये फिर क्या बात होगी, कंट्रास्ट हो गया। आर्ट मस्ट नॉट बी किनेटिक, दैट मीन्स अच्छा किनेटिक का मतलब याद है एग्जैक्टली, मुझे अभी आपने पूछा था किनेटिक का, किनेटिक का ही पूछे। अच्छा, कोई है मोबाइल वगैरह देख सकते हैं, डिक्शनरी लें। अच्छा जाओ अंदर डिक्शनरी ले आओ। है डिक्शनरी बोले। आर्ट में उसकी क्या सेंस है वो तो नहीं पता चलेगा। आर्ट में उसकी सेंस पता नहीं चलती, मतलब मोबाइल में तो नहीं पता चलेगी ना। स्पेलिंग क्या? KINETIC। हाँ है। लेकिन ये सेंस में आ जाती है, यहाँ पे उसका पता नहीं क्या, ये तो होता है एनर्जी का चेंज होना। तुम अब फिर 2-4 दिन बैठ के भाग जाओगी। पिछले दफा की तो पिछले दफा ऐसे किया था तुमने। फिर मैंने ऐसे नहीं किया था, आप घर अच्छा। चले गए, उसके बाद फिर तुमने ऐसे किया।
छुट्टियाँ तो करते हैं, छुट्टियाँ तो सेवा है हमारा। ये है कहने का मतलब हर्रिक है इसका अब तो सेवा बन गए, पहले कभी नहीं मतलब करते। हर्रिक कैसा रिश्ता फिर हम भी इसको सेवा नहीं, काम बहुत ज़्यादा होता है आपके पास पर्टेनिंग टू ऑलरेडी। मैं आज ये बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आज इनको 10 छुट्टियाँ भी दे दूँ, इनके पास काम खत्म होने वाला नहीं है, ढेर लगा पड़ा इनके पास काम। क्या कहते हैं? पर्टेनिंग टू मोशन। अच्छा, लोग कल सुन फिर उधर देखो कि छुट्टी वाली गल ना करो। कि तो सर पक्के ही ना हो जाए, क्या ही करो छुट्टियाँ। बता दिए मैंने Pertaining to motion Pertaining to motion, मुतहर्रिक आर्ट मस्ट नॉट बी किनेटिक। आर्ट को मुतहरक नहीं होना चाहिए, आर्ट को मुतहरक नहीं होना चाहिए। अगली बात दिलचस्प है, दैट मीन्स इट शुड नॉट एक्साइट एन इमोशन लाइक डिजायर और लूसिंग। ये डिजायर को पैदा ना करे। इट इज अ फंक्शन ऑफ यूजफुल आर्ट टू प्रोड्यूस सच इमोशंस। तो अगर इमोशन नहीं होगा तो एपिटाइट कहाँ से आएगी? ये तो उसने बिल्कुल अपोजिट कर दिया किसी बात को। अच्छा, वो ये कहना चाहता है आर्ट का काम ये नहीं है कि वो डिज़ायर को एस्पराइट कर दे, डिज़ायर को उजागर कर दे। एक बार समझ आ गई? आर्ट का काम ये है कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग और सेंसिबल बनाए और उनको एप्रीहेंशन दे और उनको मैच्योर करे। आर्ट का काम एप्रीहेंशन कैम्प्रीहेंशन से है, अंडरस्टैंडिंग से। आर्ट का काम डिजायर को पैदा करने से नहीं है। हाँ, वो आर्ट जो फंक्शनल आर्ट हो वो इस तरह के जज्बात पैदा करता है। अब इसका मतलब है कि एक आर्ट है और एक फंक्शनल आर्ट है। जैसा कि जंगों के लिए आपने लोगों को लड़ाना है, जंगों को इख्तियार करना है, तो आप गाने लिखिए वो बोले जिसमें एस्पिरेशन हो, जोश हो, जज्बा हो, ऐसा आर्ट होगा जो आपके अंदर डिजायर पैदा कर देगा। यानी कि अपने फायदे के लिए जज करवा। हाँ, तो वो फंक्शन आउट होती है। लेकिन फंक्शन उसने लिखा है, मेरे ख्याल में सेंटेंस को ज़्यादा बेहतर करके लिखना चाहिए था। उसने कहा था फंक्शन ऑफ आर्ट इज टू प्रोड्यूस सच इमोशंस। या तो ये लिखना चाहिए था कि नाउ डेज द फंक्शन ऑफ आर्ट इज टू प्रोड्यूस सच इमोशंस। या लिखे क्या है? अच्छा अच्छा, तो मैंने इसका मीनिंग ये निकाला है कि आर्ट का मतलब क्या है कि लोगों के अंदर सेंसिबिलिटी पैदा करना है, एप्रीहेंशन पैदा करना है। लेकिन सर अगर हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना कि अगर एपिटाइट है तो डिजायर, ये तो दोनों ऑपोजिट चीज़ें भी ऑपोजिट नहीं है इस तरह से कि वो कौन कौन सी चीज़ें पर क्वेश्चन क्लियर करें। इमोशंस और एपिटाइट को अच्छा। जोड़ रहे थे ना अभी, यानी कि वो कह रहे थे कि एपिटाइट की भी पीछे से बात कर, आपको इमोशंस कह रहा नहीं उजागर होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये है कि जो इमोशंस की वो बात कर रहा है ना, वो तो इमोशंस के इमोशंस जो है वो नहीं उजागर होने चाहिए, लेकिन जो एपिटाइट को उसने डिजायर के सेंस में नहीं लिया। एपिटाइट वो वाली परसेप्शन की एपिटाइट। एपिटाइट और इमोशन में फ़र्क है। जिससे कि कोई भूख है खाने की, ठीक है, आप उसके लिए वो ट्रू नेचुरल समथिंग आपके अंदर परसीविंग है, समथिंग एपिटाइट, कोई चीज़ आपने देनी है अपने वजूद को। इमोशंस जो है समथिंग, कोई चीज़ एक्साइटेड होकर आउटकम है, बाहर निकल रहा है। और फिर आप एक बात तय करें, सना जी आप बताएं, आप सियानी हैं, आप बताएं आर्ट के प्रोडक्शन से, आर्ट से या ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट से डिजायर कोई पैदा हो जाए या इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए, ये ज़्यादा फायदेमंद होगा ह्यूमन बीइंग के लिए, या इंसान के सेंसेस बेहतर हो जाएं, ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है जी, तो मतलब कि वो इंटेलेक्चुअल से हो गया ना। इंटेलेक्चुअल।
अब दिलचस्प बात यह है कि आर्ट जिसको इमोशंस का हिस्सा समझा जाता, मॉडर्न पीरियड में उसको वहाँ से उसका रुख मोड़कर उसको इंटेलेक्ट के साथ आगे टच करके उसको आगे ले जा रहे हैं। तमाम डेफिनेशंस, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ऐसे होता है, यही तो होता है और क्या होता है। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके 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 आगे देखिए। हाँ मैं ये भी बता रही हूँ कि आर्ट में जो स्टीफन के हिसाब से मैं देखी तो उसने आर्ट के अंदर किन किन चीज़ों को ये ले रहा है, मीन्स के सिर्फ पेंटिंग के हवाले से या म्यूजिक या लड़की को देखा और उसने जो कुछ भी इनकलकेट किया या जो कुछ भी उसने फील किया या उसको देख के उसके अंदर एस्थेटिक थ्योरी पैदा हो गई या उसने इस चीज़ से यानी कि बता दिया कि मेरे साथ एस्थेटिक थ्योरी ये होनी चाहिए। यानी कि किस तरह लिखता है आर्ट के अंदर वो किन किन चीज़ों को शामिल कर रहा है। कोई भी इंसान के हाथ से बनी हुई चीज़ वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हो सकती है, ठीक है। कोई भी गॉड के हाथों बनी हुई नेचुरल चीज़ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हो सकती है, चाहे वो कुछ भी हो। कोई भी लड़की या लड़का वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। कोई भी पेंटिंग कलर का कॉम्बिनेशन ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हो सकता है। कोई भी रोशनी का कॉम्बिनेशन ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हो सकता है। कोई भी बादल का टुकड़ा ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हो सकता है। कोई ट्री, कोई पौधा ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हो सकता है। किसी कारीगर के गिलास का एक नमूना ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हो सकता है। ब्यूटीफुल ये तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये किसी आर्टिस्ट के क्रिएट किए हुए हैं, इसीलिए 3 डिमेंशन बनती है। आर्टिस्ट चाहे वो ह्यूमन बीइंग है या वो देवता है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड वन ऑब्जर्वर। हाँ ये आर्ट सर कौन नहीं सर सुबह एक बार मेरा भी जमा करा दें। सर फीस का आपने मुझसे मैसेज किया तो मुझे खुद नहीं पता कि फीस कितनी है। अच्छा। हमें बार किया उतनी हो 3250 रुपये होगी। पहले भी इसमें बाजी फॉर्म भी है, मैंने टेस्ट सारा कर दिया है और पैसे मैं दे देता हूँ आपको। 3250 पहले भी 3250 सर ये अभी अपने पास रखे, सुबह मैं आऊँगी, मैं आपसे टेस्ट करवा के फिर जाऊँगी लेके। बाजी सुबह तो मैं नहीं हूँगा, कितने बजे कहाँ जाना है? सुबह मैंने निकलना है, मैं यहाँ से निकलूँगा और योगा कराने के लिए जाऊँगा और वहीं से मैं निकल जाऊँगा आगे। रात को फिर करा लें। आज डेट क्या है 5 6 चलिए ठीक है, परसों करवा देंगे, अभी तो 9 तारीख है आपकी। इसे आप अपने पास रखें, मुझे पैसे ले लें, ये अपने पास दी हुई है बनाने के लिए। अगर तो वो अभी आ गई हाँ तो फिर करवा के ही जाऊँगी, अगर ना बाजी ये 3300 रुपया है, 3250 कह रहे हैं ये, ठीक है। ये कलसूम कह दिए, लोग कह दिए 31 कलसूम मुझे कह दिए। इससे 100 रुपये मुझे और यार ले रहा है, मुझे पता है इसने कुछ गेम चला ली है। मेरी अम्मी की बातें सुन के ना ये पार्ट 2 का ही है। हाँ ये पार्ट 2 का है।
फिर फॉर्म फिल कर करके एमसीएल से हो गए। सर इसको बॉयल तो कर लें, पता नहीं उसने कहाँ से पानी दिया होगा जिसका ये रोगा। ये नहीं गाय पैसे नहीं हुई अभी 8-9 तारीख है सैलरी तो करा गाँव में कराओ। अभी मैं परसों करा के आई हूँ उसका 6,000 रुपया बीएड का सेकेंड सेमेस्टर का वो आया हुआ करा दूँगी जी 8-9 डेट 9 लास्ट है। पुत्र इसलिए ही वो गैस दे दे बेचे लेने नाम के थोड़ा मैं खा तो नहीं रही नहीं मेरे भूल ना जाए ना फिर मेरा दरवाजा बजा दें। मैंने जाना है इसको कॉपी कॉपी कराना है आपने ठीक है कोई बात नहीं कॉपी मैंने कहा आशी पढ़ लेगी पता नहीं उसने वैसे प्रिपरेशन तो सारी की है शायद। आप फिर भी ये लो ना 5-6 का पे करा देना 4-5 4-5 का पे करा सर ये रहने दो करा रहे हैं 4-5 का पे पड़ी रहेंगे जो भी आएगा सुबह तक भी आते रहेंगे ले जाएंगे मेरा सर खाते रहेंगे सुबह उसकी सारी प्रिपरेशन है मैंने उसको सारा सुना लेकिन फिर भी मैंने कहा हिना ने आर्ट बनाना शुरू भी कर दिया है हैं हिना ने बुक के ऊपर आर्ट बनाना शुरू भी कर दिया है। हरीम को बुलाएं यहाँ हरीम का काम नहीं कौन सी मुश्किल है आर्ट बनाना नेक्स्ट आर्ट बनेगी। मतलब अपनी परसेप्शन क्या है सर ये तो कोई भागड़ भी तोड़ रहा है आदमी तोड़ तो भागड़ भी डाला दज्जाल नहीं कहानियाँ ये सर की बिलावी सर की बिलावी तुम्हें मुझे नहीं नजर आ रही ये उसकी मुझे है। मैं बचपन से 8वीं क्लास से स्कूल से बाहर जब बैठता था तफरी में तो मैं तस्वीर बनाने लगा और 8वीं क्लास में जब भी तस्वीर बनाता हूँ किसी लड़की की मर्द की तो मुझे यही तस्वीर ही बनती है। मैंने बड़ी कोशिश की एक बार सीखी भी थी मेरी सिस्टम में सिखा रही थी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करते हैं फिर आंखें भी ऐसे ये तो आपने वो बना दी वो साइंस में एक तस्वीर नहीं होती ये ठीक है क्ले मैडम ना हाँ क्ले मैडम ना अरे ये जब भी बनती है तो लड़के में लड़का होता वो नहीं है उसके फ्लैजेला नहीं है बस वही है। अच्छा जी ये क्या शो करता होगा आर्टिस्ट के बारे में जब मैंने ऐसी चीज बनाता हूँ तो क्या होता है मुझे खुद ही पसंद नहीं आती। ओके 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 the question was over there question raise करें question raise सर देखिए जो हमारी इंसान है वो प्रोसिक्यूट के पास जब जाता है जो भी वजह होता है तो उसमें डिजायर और ऑप्शन है। हाँ नहीं उसमें डिजाइन नहीं उसमें एपिटाइट है उसमें लेकिन उसमें मेरे डिजाइन ख्याल में तो उसमें डिजायर और ऑप्शन का जब उसमें परसेप्शन है देखो उसने जब लड़की को देखा ना अच्छा तुम प्रोस्टिट्यूट की बात प्रोस्टिट्यूट की बात कर जब प्रोस्टिट्यूट के पास जाते तो उसके प्रोस्टिट्यूट के बाद जब गया तो उसके ये था कि वहाँ जगह ठहर गया उस लड़की ने उसे गड़बड़ कर दिया था लेकिन वो डिजायर यार बात सुनो वो वहाँ पर उसकी डिजाइन नहीं थी असल में वो चाह रहा था स्केप चाह रहा था वो क्या स्केप की वजह से लेकिन अगर उसके अंदर डिजायर ना होती तो वो ना करता थोड़ी बहुत तो डिजायर होती ही होगी यार ये तो नहीं है थोड़ी सी तो होती हो उसके बाद बाद में कंटिन्यूसली हो जाता है। सर मेरा तो ख्याल है इंसान के अंदर जब कोई डिजायर होती है तो वो कोई काम करता है ना। ये तो मोटी सी बात है बाजी ठीक है मोटी सी बात तो ठीक है लेकिन यहाँ पर हमने जो नावल को देखा है पूरे को
तुमने ये देखा है कि स्टीफन जहाँ भी गया है कि किसी वो तो ऊपर चढ़ गया है, वो तो ऊपर चढ़ गया है। लेकिन पता नहीं क्या आपको कहाँ पता रहेगा उसके बाद उससे चीजें लॉसिंग पैदा होती है जब वो सर ये देखिए, अगर उसमें डिज़ायर होती है, हाँ डिज़ायर हम हिस्सा ले सकते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा अपनी फेडअप हो गया था अपनी लाइफ से और पॉवर्टी में उसकी फैमिली चली गई थी, उसके बाद वो स्केप जाने के लिए प्रोस्टिट्यूट के पास गया। लेकिन अगर डिज़ायर के लिए ही वो जाता है या लस्ट के लिए जाता है तो वो उसी को कंटिन्यू रखता है। उसके बाद वो प्रीस्ट के पास गया और उसने अपनी गुनाहों का एतराफ़ किया वगैरह। उस डिजायर के बाद लॉसिंग असल में उसका ये जो प्रोसेस इन्होंने दिखाया है ना, वो इस तरह से कि वो अपनी आइडेंटिटी को तलाश कर रहा था और उसके उसने और जब अगर वो प्रोस्टिट्यूट के पास गया वहाँ पे भी उसने अपनी साउल के अंदर एक पीस महसूस किया। उसके बाद जब वो उसने लड़की को देखा तब उसने अपने साउल के अंदर चेंजेस महसूस की। लेकिन तब इमेच्योर था ना, इमेच्योरिटी से मैच्योर हुआ। जब वो वेडिंग गर्ल को देखते तब उसमें उसको पाने की ख्वाहिश नहीं होती, उसे उसको स्पिरिचुअल लेवल से देखते उसकी तारीफ करते उसमें एपिफेनी होती है, तब उसको डिजायर ये वही होती है कि मैं से पार हूँ। तो वहाँ का प्रोस्टिट्यूट के बाद उसको पाने की ख्वाहिश थी। मतलब है कि देखो ना, तो उसके सेंटर का था ना अपना हाँ और बार-बार जाता है। हाँ मेच्योरिटी के लेवल Immature होता है ना पहले। हाँ वो बात सच्ची है कि वहाँ पे मेच्योरिटी नहीं हाँ, थी। वहाँ पे मैच्योर नहीं, वहाँ पे वो इमेच्योर और वो उसकी हैबिट बन गई, उसने सरेंडर कर दिया अपना। उसके बाद से लॉसिंग हुई, उसके बाद सारा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चला था। हाँ, क्या हुआ जब वो प्रोस्टिट्यूट के हाँ उसके बाद लॉसिंग नफरत उसके बाद फिर हाँ और उसके बाद फिर इमेच्योरिटी है, तो वो जब वेडिंग गर्ल को देखा तब वो टोटली डिफरेंट। हाँ उसकी जो अपनी आइडेंटिटी की मेच्योरिटी है ना, वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाने हाँ, के बाद ही शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसने अपने आप को यानी कि उसने अपनी आइडेंटिटी तभी पाई है जब वो उसके पास है और उसके बाद उसकी अच्छा, जब वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है ना तो वो ये कहता है कि मैं अपने अंदर ना एक डार्क पीस महसूस करता हूँ, अमन महसूस करता वो जो ये क्या कहते हैं। हूँ। और उसके बाद मेरी मज़े की बात इसमें ये है कि वो अपने गुनाहों का इतराफ़ भी करना चाहता है, लेकिन वो साथ ये कहता है कि क्योंकि मैंने उसके पास जाने की वजह से अपनी रूह के अंदर एक सुकून महसूस किया, इसलिए वो इतराफ़ भी नहीं करना चाहता अपने गुनाहों का। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब वेडिंग गर्ल वाला है तब उसके देखो ना मेंटल लेवल बहुत एलिवेट हो गया, उसको तब उसमें डिजायर नहीं रही, तब उसमें एपिफेनी हो जो उसको पाने की ख्वाहिश थी, तब उसका लेवल और है, तब वो सही आर्ट है। सही वहाँ पे एपिफेनी के साथ ये जब वो लड़की को देखा। आर्ट का कमाल। देखो बेटा, अगर इस स्टीफन का ब्रेन है, ठीक है, अगर इस स्टीफन का ब्रेन है स्टीफन डेडलेस का, और अगर हम एक पॉइंट को लेते हैं डायमंड, आप उसको प्रोस्टिट्यूट लें, पहली वाली कंडीशन में लें, या उसको 3 कंडीशन में लें, 3 अदवार में 3 लड़कियों से मिला है, जो हमें ज़्यादा पता चलता है, एक थर्ड हाँ लीन में एक वो, ठीक है ना। ये तीनों कॉन्शियसनेस है उसका, रैंडम फ्लो ऑफ थॉट है। इसका एक चीज जो कहना चाहता है वो कहता है जब भी कोई ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट सामने है, जब भी कोई नेचुरल चीज सामने है, या जब भी कोई ऑब्जेक्ट सामने है, मैंने तीनों चीजें कह दी है, नेचुरल ऑब्जेक्ट या ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी सामने है। स्टीफन कहता है, या इसकी थ्योरी ये कहती है, या जेम्स इसकी थ्योरी ये कहती है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर एपिटाइट होनी चाहिए। उसके अंदर एपिटाइट से मुराद ये है कि डिस्कवरी, तजस्सुस। असल इसका ये जो सारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर जो मेन रोड उसका है, मेन रोड, वो मेन रोड क्या है, वो है हाँ एपिटाइट के स्पेलिंग APITITE, एपिटाइट। मेन स्ट्रीम जो उसका है वो एपिटाइट है, इसके अंदर डिजायर, इसके अंदर लस्ट, इमोशन, ये वो छोटे छोटे नुक्ते हैं जो इसका बकायदा हिस्सा भी है, लेकिन इसके इम्पोर्टेंट तरीन जुज नहीं है। राइटर यही कहना चाहता है ना, राइटर कहना चाहता है कि हर एक ऑब्जर्वर का, हर एक आर्टिस्ट का और हर आर्ट का
आर्टिस्टिक जो ऑब्जेक्ट है, हर आर्ट के अंदर ये खूबी होगी कि वो ना तो इमोशंस को बढ़ने देगा, ना ही लस्ट को बढ़ने देगा, ना डिजायर को। असल में वो एपिटाइट को फोकस करेगा, इनकरेज करेगा एपिटाइट को। लेकिन अगर इसको हम डिनाई करें आप कि हाँ जी इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं है या लस्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हाँ, वो ये कि यूँ समझ लेंगे जैसे अगर एक मुसाफिर ने सफ़र तय करना है तो उसको रास्ते में कुछ भी चीज़ें जो है वो अपने एक्सपीरियंस करता है, तो हम यूँ कहने के डिज़ायर्स और इमोशंस उसी चीज़ का एक हिस्सा है। तो अब एपिटाइट में फिर हम परसेप्शन और आइडेंटिटी को ले सकते हैं कि यानी अपनी आइडेंटिटी तक पहुंचने के लिए जो है वो एक सफर इसमें तय किया है। हीरो होता है, हीरो होता है, वो जब कोई कारनामा सर अंजाम दे रहा होता है तो आप देखते हैं कि उसकी बिलवड उसके साथ होती है, बिलवड उसका फोकस नहीं होती। वो मूवी सबसे अच्छी होती है जिसे बिलवड ही फोकस हो और मेल उसी को चेज करने जगह आप कह रहे हैं ये इमोशनल मूवी है, ठीक है। और अगर मेल किसी और काम पर जा रहा है, कोई वेलफेयर का काम कर रहा है और बिलवड उसकी कंधे के साथ है तो हम उसे अप्रूव करते हैं। हम उससे नहीं पूछते कि दोनों महरम है या ना महरम है। क्यों जी? इधर महरम ना महरम का बड़ा रोल आप है पिछले दिनों का, ये हमने हर बात में ले आना ऐसा वक्त है। ये बात समझ आ, मेरे ख्याल में ये ऐसे ही हो सकता है कि यानी आपके ख्याल में एपिटाइट में क्या आएगा? अगर परसेप्शन और आइडेंटिटी में कह रही हूँ तो यानी ठीक है। परसेप्शन और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का तो एक बिग क्वेश्चन है कि क्या इस ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट को देखकर ये जो कैरेक्टर है उसका ब्रेन जो है क्या उस ऑब्जेक्ट से अंडरस्टैंडिंग बना के वो अपनी आइडेंटिटी को सब तराश रहा होता है, बना रहा होता है, क्या करता है? उनके हवाले से तो अच्छा है। स्टीफन के हवाले से एपिटाइट आपके इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए, उसमें डिजायर लस्ट या इमोशंस नहीं होने चाहिए। यानी है तो सही, यानी उसका हिस्सा तो है, इसका तो बात नहीं फोकस नहीं। फोकस राइटर है ना, राइटर है, सपोज एक राइटर है, आर्टिस्ट है, पेंटर है, राइटर है, वो गंदी से गंदी जगह पर जाकर बैठा होता है, झोपड़े में भी घुसा होता है, पत्थरों पर भी चढ़ा होता है, वो मेले कुचेले लोगों में और वो क्लब में भी घुसा होता है, वो मस्जिद मंदिर में भी घुसा होता है। तो उसका मकसद असल में वो डिस्कवरी होती है कि ह्यूमन नेचर, फीलिंग्स, दुख, खुशियाँ ये क्या हैं, वो उस रंग को तराश रहा होता है, तलाश कर रहा होता है। तो अगर वो उसे पार्टिसिपेट, एक आदमी है वो राइटर है, अब वो चला गया है एक सवैफ के कोठे पर, अब वहाँ जब जाए तो यहाँ क्या उसका मकसद था? उसका मकसद ये था कि ही वांट टू ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ द सच टाइप ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स। अगर वहाँ पर जाकर वो जाता है और बैठता है और उसके बाद मेट भी कर लेता है, मेट करने के बाद घर वापस आता है, उसका मतलब माटो मेट नहीं था। अगर वो अपने काम की चीज़ गैदर करके ले आए घर में तो आप उसको ये ब्लेम नहीं देंगे कि उसने मेट क्यों किया जी, काम तो वो करने गया था। That is also part of maybe this discovery. इसलिए इमोशन, डिजायर ये उस डिस्कवरी का हिस्सा होंगे। लेकिन फोकस, आपको पता है जेम्स जस की अपनी लाइफ कैसी है? जेम्स जस बहुत वैमन के साथ रहा, ही वॉज नियरली ब्लाइंड, पता है? मोटी मोटी एंड के पहनी होती है, बहुत मोटी मोटी एंड के पहनी होती है। कभी फ्रांस में ठक 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 जा रहा है, लड़की बगल में है इसके, और उसको छोड़ दे, उससे वो हो गया, अलग हो गया। कभी वो अमेरिका के अंदर जा रहा है, कभी वो आयरलैंड के अंदर जा रहा है, कभी डुबलिन के अंदर घूम रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट उसने वैमन तब्दील किए। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि जो वो बता रहा है एस्थेटिक थ्योरी, सर्च क्या जी, क्या है, कहाँ है। मैंने जेम्स जॉयस की जो बायोग्राफी है, एक हिस्ट्री चैनल आया करता था कभी इस ज़माने में, हिस्ट्री चैनल, उस पर जेम्स जॉयस की मैंने देखी थी बायोग्राफी। और ये मैंने कब देखी थी? 2004 की बात है, उसमें देखी। तो लेकिन ओवरऑल ये बात नहीं समझ सकते, ये नहीं कहा जा सकता कि जेम्स जॉयस का नावल जो है जस्ट दैट इज द नावल, ये जस्ट दैट इज द एंगल। यूलाइसिस है, ये तो कहते हैं बहुत ही इमेच्योर उसका नॉवल है, सही उसका यूलाइसिस में एस्थेटिक थ्योरी वाली चीज़ है। अच्छा, ये हमें लेकिन मेरे ख्याल में ये इंजॉयबल है। हाँ जी सोफिया बेटा, वालेकुम अस्सलाम।
पढ़ा रहे हैं बस